हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल दीपक सोनी व्लॉग। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। इस नए वीडियो में मैं आपके लिए क्या नया लेके आया हूँ, उसके लिए वीडियो को एंड तक देखना। चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसे कि आप जानते ही हो, मैं हूँ अभी केदारनाथ धाम से पहले जो सीतापुर पार्किंग है वहाँ। और जैसे कि मेरे पिछले व्लॉग में आपने दर्शन किया केदारनाथ धाम का, और आप सबको मैंने बताया ही था कि हमारा दर्शन बहुत अच्छे से हो गया। तो अब हमने लिया केदारनाथ धाम से अलविदा और बढ़ने लगे बद्रीनाथ धाम की ओर। और बद्रीनाथ धाम का जो रास्ता है बहुत ही ज़्यादा एडवेंचर भरा होने वाला है, क्योंकि यहाँ आपको रोड बहुत ही ज़्यादा डेंजर देखने को मिलेगा। एक साइड पहाड़ जिससे लैंडस्लाइड होने का डर, और एक साइड पूरा खाई नज़र आता है। मतलब रिस्क के साथ तो चलना ही है, बट मज़ा भी बहुत आता है। सच बताऊं तो उत्तराखंड स्टेट दिल को भा गया एकदम से, और यहाँ से जाओ ही मत ऐसे लगने लगा इन 11 दिनों के अंदर। अब हम आगे बढ़ते जा ही रहे थे, तो बद्रीनाथ धाम से पहले और भी लोकेशन है जो आपको दिखाना बनता है जहाँ जहाँ हम गए थे। चलिए शुरू करते हैं ये जर्नी जो कि होने वाली है बद्रीनाथ धाम की ओर। तो मैं हूँ अभी केदारनाथ धाम से 2 किलोमीटर पहले सीतापुर पार्किंग में। यहाँ से हमारी गाड़ी स्टार्ट हुई ही थी कि हमने फिर से पहाड़ों के रास्ते हाइट में चढ़ना शुरू कर दिया। सोनप्रयाग के पार्किंग के आसपास पहुँचे ही थे, वहाँ से हमें एक अलग रूट मिला जो जाता है पहाड़ों के रास्ते हाइट में सीधा त्रिजुगी नारायण मंदिर की तरफ। और ये एक छोटा सा 50 किसानों का गाँव है उत्तराखंड में, ऐसा बताया जाता है। बट आप सोच रहे होंगे कि हम ये लोकेशन जिसका नाम त्रिजुगी नारायण है यहाँ क्यों जा रहे हैं। तो बता दूं आपको कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट लोकेशन है उत्तराखंड स्टेट में, क्योंकि यहाँ हुई थी शिव पार्वती की शादी। तो अगर आप यहाँ विजिट नहीं करते हो तो आपका 4 धाम यात्रा अधूरा हो जाएगा। और एक और आश्चर्यचकित बात ये भी है कि भगवान शिव और पार्वती माता ने यहाँ अग्नि के साथ 7 फेरे लिए थे, और जो वो हवन कुंड में अग्नि है वो आज तक वैसे ही जलते आ रहा है। तो त्रिजुगी नारायण मंदिर के बारे में जो भी है वहाँ लिखा हुआ है वो आप लोगों के मोबाइल स्क्रीन में आ रहा होगा, उसको पढ़ सकते हो आप लोग। फिर हमने लिया त्रिजुगी नारायण मंदिर से अलविदा और हमने फिर से बढ़ना स्टार्ट किया सोनप्रयाग पार्किंग के रास्ते पर। बट वहाँ से एक और रोड कट जाता है जो आपको ले जाता है पंच केदार। अब आप सोच रहे होंगे पंच केदार में क्या ऐसा है, तो बता दूं आप लोगों को कि आप चाहे केदारनाथ जाओ या टुंगनाथ जाओ या पंच केदार जाओ या त्रिजुगी नारायण जाओ, मंदिर का जो बाहर से कंस्ट्रक्शन और डिज़ाइन है वो आपको एक जैसा ही देखने को मिलेगा। बट जो ये सब जो मंदिर है वो अपने अपने स्टोरी से लोगों के दिल को छू लेती है। वैसे ही पंच केदार के बारे में मुझे जितना मालूम है, यहाँ आपको भगवान शिव जी के 5 मंदिर देखने को मिलेंगे, वो भी एक जगह। मंदिरों के जो नाम है वो है केदारनाथ, टुंगनाथ, रुद्रनाथ, महामलेश्वर, कल्पेश्वर, पंच केदार। इन मंदिरों का निर्माण पांडवों द्वारा किया गया था और तब से लेकर आज तक भक्त दर्शन करने जाते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जब केदारनाथ मंदिर 6 महीने बंद रहता है तो पंच केदारनाथ में शिव जी की पूजा कंटिन्यू चलते रहती है। और जो केदारनाथ मंदिर का कपाट भी जब खुलता है 6 महीने बाद, तो पालकी निकलती है जो वो यहीं से निकलती है पंच केदार से, और मंदिर का कपाट फिर खोला जाता है और वहाँ स्थापित किया जाता है केदारनाथ जी को। तो हमने किया पंच केदार मंदिर के दर्शन। और बता दूं ये सारे लोकेशन में कैमरा अलाउ नहीं है, इस वजह से मंदिर के अंदर का शूट मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ। प्लस पंच केदारनाथ मंदिर से दर्शन कर जैसे ही मंदिर से बाहर आते हो तो आपको मिलता है कुछ अलग ही टाइप का लस्सी, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। मतलब बोल सकते हो पहाड़ी लस्सी के कैटेगरी में आएगा वो, ये आपको भी ट्राई करना ही चाहिए। इसके बाद जैसे ही पार्किंग के आसपास जाते हो वहाँ से एक रास्ता गया है जो आपको ले जाता है भैरव बाबा मंदिर के आसपास। वहाँ आपको ज़रूर जाना चाहिए। 3 किलोमीटर चढ़कर पहाड़ों में जैसे ही हम वहाँ पहुँचे, हमें देखने को मिला बहुत ही डरावना दृश्य, जो कि भैरव बाबा मंदिर है। वहाँ आपको कुछ हटके ही मूर्ति प्लस कढ़ाई ये सब जो है ना, एकदम बोल सकते हो जैसे पिक्चर में दिखाते हैं ना नर्क वर्क में जैसे रहता है, उस टाइप का देखने को मिलेगा। मतलब ऐसे कुछ डरावने वाली बात नहीं है, पर जो सामान वहाँ रखे हुए हैं जो आप लोग वीडियो में देख पा रहे हो, वो थोड़ा सा देख के लगता है कि हाँ भाई इतने ऊपर पहाड़ में इस टाइप का जो यहाँ के गांव वाले हैं वो बनाए हुए हैं इस मंदिर को। तो हमने किया भैरव बाबा के दर्शन और फिर बद्रीनाथ मंदिर के लिए आगे बढ़ना स्टार्ट किया। और आगे जा ही रहे थे तो हमें मिला एक और लोकेशन जिसको बोलते हैं चोपटा, जो कि टुंगनाथ महादेव है। पर आपको 12 से 15 किलोमीटर सीढ़ी चढ़कर जाना होता है। बट हमें लेट हो रहा था, प्लस हम थके भी हुए थे क्योंकि 2 जगह का ट्रैकिंग ऑलरेडी हो चुका था।
अब यहाँ ज़्यादातर लोग कैंपिंग के लिए जाते हैं, पिकनिक मनाने जाते हैं, प्लस मंदिर दर्शन भी करने जाते हैं। केदारनाथ टाइप का जो मंदिर का जो बाहर का कंस्ट्रक्शन है ना, सेम आपको मंदिर देखने को मिलेगा, बस अंदर जो भगवान रहेंगे वो अलग देखने को मिलेंगे, जिनको बोला जाता है टुंगनाथ महादेव। तो इसको हम लोग स्किप कर रहे हैं, कभी और आना हुआ तो ज़रूर दर्शन करेंगे यहाँ का टुंगनाथ मंदिर का। तो इसको स्किप करके हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि बद्रीनाथ जो धाम है ना वो भी बहुत ही ज़्यादा दूर है। बद्रीनाथ धाम की तरफ पहाड़ों के रास्तों को पीछे छोड़ते आगे बढ़ने लगे, और बद्रीनाथ धाम का रास्ता जो पूछो मत, इतना ज़्यादा खतरनाक और डेंजर है कि क्या ही बताऊं। आपका सर घूमना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे ऐसे ऊंचे विशाल का पहाड़ देखने को मिलेंगे रास्ते भर की मन एकदम खुश हो जाएगा, और साथ में आप गाड़ी में बैठे बैठे नींद बहुत आएगी। इसका कारण यही है, पहाड़ों के ऊपर गाड़ी धीमी चलती है, प्लस जो ट्रैवल डिस्टेंस और टाइमिंग बढ़ जाती है। इसलिए बोलते हैं उत्तराखंड में एक बार बाइक राइड करना ही चाहिए, उसका मजा ही कुछ अलग ही लेवल का होता है। बट हम हैं एक बंद गाड़ी में, जिसमें आप पूरे व्यू एंजॉय नहीं कर पाते हो। बट अगर बोलूँ तो इसका भी मज़ा कुछ और ही है, क्योंकि फैमिली के साथ आप लोग ट्रैवल कर रहे हो, और फैमिली के साथ तो बाइक ट्रिप पॉसिबल नहीं है। फैमिली के साथ जा रहे हो तो ये ट्रैवलर गाड़ी ही बुक करके जाना पड़ेगा आप लोगों को, और इससे ही व्यू का जितना मज़ा ले सकते हो लेना पड़ेगा। बस ये समझ लो कि हाइट में चढ़ने के कारण गाड़ी धीमे चलेगी, और उसकी वजह से आप लोगों को ऐसा लगेगा कि कब पहुंचेंगे, और नींद तो आएगी ही आएगी, प्लस चक्कर भी आने की संभावना पूरी होती है, क्योंकि आप हो अभी हाइट में, ऑक्सीजन का लेवल बहुत ही ज़्यादा कम होने लगता है। जैसे कि आप देख सकते हो रोड का व्यू बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार देखने को मिलता है। यहाँ पूरे रास्ते भर पैसा आपने जितना भी लगाया है ना इस ट्रिप में, वो सक्सेसफुल लगना शुरू हो जाता है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये व्यू जो उत्तराखंड स्टेट में आपको देखने को मिलता है, ये और कहीं देखने नहीं मिलता। लोग इसी के लिए तो आते हैं यहाँ, क्योंकि महादेव को ऐसा ही लोकेशन पसंद है जो कि इतना शांत, सुंदर और थोड़ा डेंजर हो, क्योंकि थोड़ा तो परिश्रम इंसानों को भी करना पड़ेगा अपने महादेव से मिलने के लिए। बस हम बद्रीनाथ धाम के रास्ते आगे बढ़ ही रहे थे, तो हमें ड्राइवर ने बताया कि लगभग हमें 11,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचना है। आपको रोड से पहाड़ों पर बर्फ दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारा दिल और खुश हो गया। बस धीरे धीरे पहाड़ों के रास्ते को पीछे छोड़ते हुए हम पहुंचे बद्रीनाथ धाम के चेक पोस्ट में, और यहाँ तो हमें सबसे ज़्यादा ठंड देखने को मिला, हालत ख़राब कर देने वाला। देन हमने चेक पोस्ट में अपना रजिस्ट्रेशन चेक करवाया और बढ़ने लगे आगे। पहाड़ों के रास्ते ऊपर पहुँच रहे ही थे तो रोड और डेंजर होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पहाड़ों से पत्थर गिरने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है इस रोड पर, और यहाँ की गवर्नमेंट कंटिन्यू कंस्ट्रक्शन पर फोकस कर रही है, क्योंकि अब यहाँ लोग भी ज़्यादा आना स्टार्ट कर दिए हैं। इस वजह से अब बद्रीनाथ धाम के रास्ते में आपको रोड के साथ ट्रैफिक का भी सामना करना पड़ता है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको मैंने अपने फर्स्ट ब्लॉग में बताया था कि 4 धाम यात्रा में आपको 2 धाम ही ऐसे हैं जहाँ पे आप लोगों को पैदल ट्रैकिंग करना पड़ता है, बाकी जो है वो आपको गाड़ी पहुँचा देगी। वैसे ही जो बद्रीनाथ धाम है, यहाँ आपको गाड़ी की पार्किंग सुविधा उपलब्ध है, प्लस यहाँ गाड़ियों से ही पहुंचा जाता है। रोड थोड़ा डेंजर देखने को मिलेगा, पर जो व्यू है और जो पहाड़ों में जो बर्फ देखने को मिलेगा ना, वो यही मिलेगा। और बता दूं बद्रीनाथ धाम में ठंड जो है ना बहुत ही ज्यादा तगड़ी देखने को मिलती है। यहाँ बद्रीनाथ धाम पहुंचे तो हमें हो गया शाम और अंधेरा होना भी स्टार्ट हो गया, तो कैमरा में जितना मुझसे शूट अच्छा हो पाया वो दिखाने का कोशिश करूंगा मैं आप लोगों को। अब हम थे बद्रीनाथ धाम के पार्किंग में और हमें जाना था रजिस्ट्रेशन काउंटर में, जहाँ आपको रजिस्ट्रेशन जो आपने करवाया है उसका बारकोड स्कैन करके रजिस्ट्रेशन टोकन लेना होगा। तो हमने वो सब तामझाम पहले कर लिया, फिर बढ़ने लगे मंदिर की तरफ, जो कि पार्किंग से करीब 2 किलोमीटर दूर है और पैदल जाना पड़ेगा आपको वहां। और ठंड आपको हमेशा ज्यादा देखने को मिलेगी बद्रीनाथ धाम में, तो अपना स्वेटर और सारे गर्म कपड़े पहन कर ही जाना बेहतर होगा, प्लस रेनकोट भी साथ कैरी करना होगा। तो जैसे ही पार्किंग से हम बद्रीनाथ धाम मंदिर के तरफ आगे पैदल बढ़ ही रहे थे, तो आपको यहाँ पे स्टे की सुविधा भी उपलब्ध है। तो जिनको स्टे करना है यहाँ उनके लिए बेटर ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे, और आश्रम भी यहाँ पर बने हुए हैं आप लोगों के लिए, और खाना पीना सारे आइटम होटल अवेलेबल हो जाएंगे। थोड़ी ही दूर पैदल चलने के बाद मंदिर हमें दूर से ही दिखने स्टार्ट हो गया, और मंदिर में भीड़ बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रही थी शाम के वक्त भी। देन बद्रीनाथ धाम में तो जैसे सारे भक्त लाइन में लगे हुए थे, वैसे ही हम भी लाइन में लग गए और बस इंतज़ार था कब दर्शन होंगे बद्री विशाल भगवान के। तो जैसे कि आप सबको पता है, यहाँ के भी कपाट 6 महीने बंद रहते हैं और 6 महीने खुलते हैं, और यहाँ जो मंदिर के अंदर दिव्य ज्योति है
वो जलते रहती है 12 महीने सालों साल से आज तक। वैसे ये भी कोई चमत्कार से कम नहीं है। तो लाइन लंबी होने के कारण धीरे धीरे हम मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे थे और मंदिर जितना कि दूसरे की वीडियो में हमने घर बैठे देखा था उससे कई गुना ज़्यादा खूबसूरत है, प्लस देखते ही रहो ऐसा लगता है। तो हम भी धीरे धीरे भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर मंदिर परिसर में घूमे, देखे वहाँ क्या क्या है और निकलने लगे बाहर। पहुँचे गर्म कुंड में जिसका पानी यमुनोत्री धाम जैसा ही गर्म है। सबके मन में यही क्वेश्चन आ रहा था बार बार कि ये पानी गर्म आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है, ये सब कोई मिरेकल से कम नहीं हो सकता। देन जस्ट थोड़े ही दूर में अलकनंदा नदी अपने उफान पर थी। इतना ज़्यादा प्रेशर पानी का कि दूर दूर तक साउंड पहुंच रहा था लोगों के कानों में। अब हमारा हो गया बद्रीनाथ धाम से दर्शन कंप्लीट और हमने लिया बद्रीनाथ धाम से अलविदा, वो भी रात 9 बजे। और फिर बद्रीनाथ धाम से नीचे उतरे और हमने लिया स्टे क्योंकि रात भी ज़्यादा हो गई थी और ठंड भी बहुत तेज़ लगनी शुरू हो गई थी। देन रात में रेस्ट करने के बाद सुबह हम फिर से निकले वही 5 बजे और हमारा नेक्स्ट स्टॉपेज होगा सीधा देवप्रयाग के तरफ, जहां आपको 2 नदियों का संगम देखने को मिलेगा। जिसमें जो नदियां है आकर मिल रही है वो है अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी, दोनों मिलकर यहां से एक साथ बहती है। वो संगम देख आपका दिल खुश हो जाएगा। एक नदी जो बहुत ही ज़्यादा उफान पर है, एक नदी है जो एकदम शांत बहती रहती है। दोनों मिलकर दोनों का कलर बहुत ही ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करता है। यहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद हम बढ़ने लगे आगे और पहुँचे ऋषिकेश। अब यहाँ पहुँचते हुए हमें बज गए शाम के 6 और हमने आरती भी मिस कर दी ऋषिकेश की ओर। इससे पहले हम बीच में ही यहीं ऋषिकेश में एक मंदिर गए जिसको बहुत कम लोग जानते हैं, जिसका नाम है गरुड़ चट्टी। छोटा सा मंदिर है बट इसके प्रमाण बहुत है। पुराणों में लिखा है कि जो भी व्यक्ति इस मंदिर में अंदर प्रवेश करता है या फिर यहाँ पूजा करवाता है उसको काल सर्प अगर उसके कुंडली में है तो वो सब दूर होते हैं। तो कुछ इस तरह हमने कंप्लीट किया अपना 4 धाम ट्रिप। ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताओ। अब हम रेगुलर फूड वीडियो में आएंगे जल्दी ही, क्योंकि बहुत दिन हो गया फूड ब्लॉग किए। आप सबको भी इंतज़ार है अच्छे अच्छे फूड सीरीज़ का। तो आज का वीडियो यहीं बंद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में ऐसे ही किसी अच्छे लोकेशन के साथ और वो वीडियो होगा कोई सा फूड वीडियो। तब तक के लिए बाय।